हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो जेई पे जीत सीरीज में हमारा चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, सेकेंड लेक्चर है हमारा। लेकिन हमने क्या स्ट्रेट लाइन समझ लिया है, स्टार्ट कर ही लिया है चैप्टर? नहीं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम पहले बेसिक्स में जाएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर भी हमारा बेसिक था, आज का लेक्चर भी बेसिक ही होने वाला है। अगर बेसिक्स नहीं समझे तो पीछे के जो चैप्टर्स हैं, पैराबोला, एलिप्स, ये सब नहीं समझ में आएगा। तो आज के चैप्टर में भी हम ये डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स होंगे बेसिक्स के अंदर। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर ही है, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। टॉपिक्स होंगे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, और होने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये GOIC क्या है भाई? सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इन सबके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बाकी जो ये क्या है, सेंट्रॉइड और इन सेंटर, अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। और क्या पढ़ेंगे आज? एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन एंड लोकस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आज की बात होने वाली है, लोकस एंड इट्स इक्वेशन। एक सारे के सारे जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है, जेई में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर लोकस के क्वेश्चंस बनने जाते हैं और इस ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इनका ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर का बेसिक आइडिया ही लेंगे। इसके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इन दोनों के ही वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्थो सेंटर क्या है। तो क्या है ऑर्थो सेंटर? सबसे पहले ट्रायंगल दिखना चाहिए आपको, ठीक है। करना क्या है फिर? परपेंडिकुलर्स लेने हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर्स आपको ड्रॉ करने हैं फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। देखो, अगर मैं पॉइंट ए से क्या ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऑपोजिट साइड पे, इस तरह से, ऐसे ही हर वर्टिस से मैं क्या करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं ऑपोजिट साइड पे, इस तरह से। और इन तीनों परपेंडिकुलर्स का, यानी कि मैं इसको अल्टीट्यूड्स भी बोल सकता हूं। यहां पे ये जो परपेंडिकुलर्स है, इसको हम अल्टीट्यूड्स भी बोल सकते हैं। यस, अल्टीट्यूड्स, ठीक है। इन सब का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होने वाला है उसे ही कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर, जिसे हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चंस जो बनते हैं ऑर्थो सेंटर के रिलेटेड, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसकी कुछ अगर आप रेफरेंस बुक देखोगे तो उसमें आपको फॉर्मूला मिलेगी, लेकिन हम फॉर्मूला को बिल्कुल कंसीडर नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही ट्रिकी है और मेरे हिसाब से बिल्कुल भी यूजलेस, मतलब यूजलेस फॉर्मूला है मेरे हिसाब से। क्यों? देखो, आप यहां पे क्या फाइंड कर रहे हो, ये क्या है? एल्टीट्यूड है, मतलब एक टाइप ऑफ क्या है ये? वन टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। यस, यस और नो? यस, स्ट्रेट लाइन ही है ये। और हमारा चैप्टर ही क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने जैसे पहले लेक्चर में देखा था कि सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, फिर स्ट्रेट लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हम क्या सीखने वाले? इक्वेशन सीख सकते हैं। तो इक्वेशन पता चल जाए और यहाँ पे एक क्या पता चल जाए, हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो हम क्लियरली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी लाइन के इक्वेशन और इस टाइप का ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं वो हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिक समझना जरूरी है कि ऑर्थो सेंटर कहते किसे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आता है सरकम सेंटर, ठीक है। अब जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी हुई है। एक तो सेंट्रॉइड पढ़ा हुआ है, सेंट्रॉइड। सेकंड क्या पढ़ा था भाई? याद करो, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी। यहां पे हम 2 और चीजें करने वाले हैं, लेकिन बाकी की जो ये 2 पॉइंट्स है उस पे हम एग्जांपल्स अभी नहीं करेंगे। हमने इसमें एग्जांपल्स देखे थे। अब देखो, सरकम सेंटर में ना आपको सरकम सर्कल आने वाला है। क्या आने वाला है? सरकम सर्कल। अब समझो, इसमें ऑर्थो सेंटर में और इसमें क्या फर्क है? यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे।
और वर्टिसेस में से नहीं होंगे। सीधा सीधा आपको इस तरह से इस साइड का यहाँ पे क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। यहाँ पे इस साइड का अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह से आएगा और इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो इस तरह से। तो ये जो पॉइंट होने वाला है ये आपका सरकम सेंटर होने वाला है, सरकम सेंटर। बात क्लियर होनी चाहिए। दोनों में बस इतना ही फर्क है। पीछे क्या आ रहा था, वर्टाइस में से ड्रॉ करना है, यहां पे क्या करना है, यस यहां पे साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने, फिर जो ये सेंटर मिलेगा दैट इज सरकम सेंटर। अब ये जो सेंटर है वो क्या बोल रहे हैं, सरकम सेंटर है। मतलब एक सर्कल पास होने वाला है यहां से जिसे कहते हैं सरकम सर्कल, जिसका सेंटर ही आपका क्या होने वाला है, यस इस तरह से। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, आपको समझ लेना है कि वर्टिसेस में से, ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस में से एक सर्कल पास होने वाला है, उसे ही क्या कहते हैं, सरकम सर्कल कहते हैं। इसकी भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगी रेफरेंस बुक में, लेकिन आपको याद नहीं रखनी है। आपको बस इस तरह से अल्टीट्यूड फाइंड करने की जो टेक्निक है वो हम आगे समझेंगे, स्ट्रेट लाइन जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड में, इस लेक्चर के बाद या एंड में, तब हम आपको स्लोप और ये सारी चीजें, पॉइंट, स्लोप, फॉर्म, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उससे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट और ये तीनों पॉइंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, फिर सरकम सेंटर, इन सब को लेके कुछ हमारे पास अच्छे रिजल्ट है, उनके ऊपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है आपके पास, यहां पे मुझे क्लियरली एक कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, यस राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, क्या होता है, ऑर्थो सेंटर वो होता है 90 डिग्री वाली वर्टेक्स पे। वही तो लिखा है हमने, ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड। और जो आपका सरकम सेंटर होता है, क्या सरकम सेंटर वो कहां पे होता है, यस हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। मतलब यहां पे और यहां पे, इन दोनों पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, देखो इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब आपको टोटली 100% इमेजिनेशन लगानी है। देखो इस तरह से अगर आपके पास ABC क्या है, ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑर्थो सेंटर में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ऑर्थो सेंटर में हम लेते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिस ऑन दी ऑपोजिट साइड। यस बिल्कुल सही बात है, अल्टीट्यूड लेते हैं। लेकिन यही आपका यहां पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस वर्टाइस में से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो वो तो पूरी साइड कंटेन कर लेगा, तो एक परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरह इस वर्टिस में से मैं अगर क्या करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वो भी इस साइड को क्या कर लेगा, यस ऑब्जर्व, पूरा कवर कर लेगा। तो यहां पे इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, क्योंकि हम करते क्या है, अल्टीमेटली हम ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करते हैं, इन तीनों परपेंडिकुलर्स का क्या फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं ऑर्थो सेंटर में, तो यहां पे जो दो लाइंस का, इन दोनों लाइंस का ही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसी पे तीसरा वाला अल्टीट्यूड जो आएगा, वहीं पे वो ऑर्थो सेंटर बनाएगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पे, तो अल्टीमेटली ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वहीं पे ही आपका क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनने वाला है। यस बिल्कुल सही बात है। तो यहां से एक आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है, क्या आइडिया मिल जाता है, कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया जाए, भाई इसके लिए आप हमें फाइंड करके दे दो ऑर्थो सेंटर, तो आपको क्या आइडिया होना चाहिए, हाँ 90 डिग्री पे जो वर्टिस है मैं उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूँ बस अच्छे से, तो हमें ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन हम आगे जरूर देखेंगे। मान लो एक टाइप का मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको लेंथ दे दी जाए, क्या दे दी जाए, लेंथ दी जाए, ठीक है, और बोल दिया जाए कि AB और BC इक्वल है, तो आप इन दोनों की लेंथ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर स्लोप जो हम आगे पढ़ेंगे उसका यूज करके ये पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक, यस ऑर्थो सेंटर के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आगे हम करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई राइट एंगल में ऑर्थो सेंटर की। अब यहीं पे मान लो इस तरह से समझना, अगेन मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है, ये आपका राइट एंगल है। अब यहां से आपको पता है कि तीनों
पॉइंट्स में से क्या पास हो रहा है, अगर तीनों पॉइंट्स में से वर्टिसेस में से सर्कल बन रहा है इस तरह से, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। अब 10th स्टैंडर्ड में, कहां पे, 10th स्टैंडर्ड में आपने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है चीज, कि यस सेमी सर्कल में अंदर की तरफ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहां पे जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि इतना जो आपका पोर्शन है, इतना पोर्शन जो मैं इस तरह से रेड कलर से आपको बता रहा हूं, वो क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, तो सेमी सर्कल क्या देता है, सेमी सर्कल आपको देता है 90 डिग्री का एंगल देता है इनसाइड द सर्कल। ठीक है, यहां पे तो एक्चुअली में ये क्या हो गई, ये जो लाइन है यहां पे जो राइट एंगल की जो हाइपोटेनस है, ठीक है, दिस इज योर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ही आपके सेमी सर्कल की क्या हो गई, पूरे इस सेमी सर्कल के लिए ये लाइन क्या हो गई आपके लिए, यस, ये आपका डायामीटर हो गया, डायामीटर हो गया। ठीक है, ये वाली 10th स्टैंडर्ड में आपने चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा हमेशा वो 90 डिग्री है। आप यहां पे बना लो एंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल इस तरह से समझाता हूं फिर से, अगर ये डायामीटर है आप एंगल यहां पे बनाओ, आप एंगल यहां पे बनाओ, आप एंगल कहीं पे भी बनाओ सेमी सर्कल के अंदर, वो हमेशा 90 डिग्री ही देगा। तो ये डायामीटर हो गई, और डायामीटर का मिड पॉइंट, यस, मिड पॉइंट क्या होता है, सेमी सर्कल का सेंटर होता है। तो ये डायामीटर थी, इसका सेंटर ही, इसका सेंटर एक्चुअली क्या होगा, यस, पूरे सेमी सर्कल का सेंटर होगा, और सेमी सर्कल है तो ये पूरा सर्कल हो गया, तो पूरे सर्कल का ये सेंटर हो गया, तो एक्चुअली सर्कम सर्कल का सेंटर हो गया। लेकिन ये तो हमारी हाइपोटेनस थी, तो ध्यान से देखो, वही तो बोला गया है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। यस, क्लियर सी बात है। तो इसी फिगर में मैं आपको बताना चाहूं दो चीजें, तो मैं कैसे बता सकता हूं आपको, देखो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है दैट इज योर सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, और यहां पे जो 90 डिग्री बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर है, दिस इज योर मिड पॉइंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और काफी अच्छा रिजल्ट है आपके पास, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, तीन चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, फिर क्या है, सेंट्रोइड, यानी जी से डिनोट करते हैं, जिसको याद नहीं है फर्स्ट लेक्चर जाके देख लो, ओ जी, एंड सर्कम सेंटर सी। इन तीनों को आप एक लाइन में लिख सकते हो इस तरह से, और ये जो रेशियो है सेंट्रोइड जो है उसे 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे, OGC, यहाँ तो OG ऐसे याद रख सकते हो। आजकल इंस्टाग्राम में बहुत क्या चलते हैं, हैशटैग चलते हैं, OG। ठीक है, ऐसे बोला जाता है, या फिर आप इसको इस तरह से ONGC ऐसे याद रख सकते हो। एक ऑयल नेचुरल गैस कंपनी, हमारे इंडिया की ही कंपनी है, इसमें से आपको क्या करना है, एन को हटा देना है, बस ऐसे याद रखो, ONGC। तो OGC में जो G है वो 2:1 रेशियो में OC को डिवाइड करता है, वही लिखा गया है, देखो, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड ऑलवेज कोलिनियर, तो एक ही लाइन में होंगे हमेशा। आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसमें फाइंड करने की कोशिश करो तीनों पॉइंट्स को, वो हमेशा कोलिनियर मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर, दिस एंड दिस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चन एक सिंपल वाला सॉल्व करेंगे। लेकिन जो बहुत जेई लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर ये रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आप याद रखो कि एक और अच्छा रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है आपको। यस, तो इक्विलेटरल के लिए भी कुछ एक अच्छा रिजल्ट है, आइसोसेलेस के लिए भी एक अच्छा रिजल्ट है, देखते हैं वो। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करना चाहें तो देखो, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक ABC, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, यहां पे अगर मैं पॉइंट ए में से इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, कुछ भी बोलो, इक्विलेटरल है ना, तो आप जब भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, लेट्स से आपने AD एल्टीट्यूड ड्रॉ किया या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक्चुअली ये परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहां पे भी परपेंडिकुलर ही क्या बन जाएगा आपका
बाइसेक्टर बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है, जो हम ऑर्थो सेंटर में बात करते थे कि आपको ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन जो मिलेगा दैट इज ऑर्थो सेंटर। और सरकम सेंटर में हम बात करते थे, क्या बात करते थे, देख लो यहाँ पे सरकम सेंटर में कि आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, बाइसेक्टर वही आपका सरकम सेंटर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाइसेक्ट ही तो कर रहा है, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से बाइसेक्ट हो रही है। ये सारी चीजें आपने एक्चुअली अगर देखा जाए, ठीक है, 9th-10th में आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंस बता सकते हो, तो उस वजह से ये सारी चीजें कैसी मिलेंगी, सेम मिलती हुई जाएंगी। तो ऑर्थो सेंटर भी यहीं पे बनेगा, ठीक है, बाइसेक्टर्स की वजह से आपका जो सरकम सेंटर है वो भी यहीं बनेगा। और एक्चुअली अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है, सेंट्रोइड हम कैसे बनाते थे, अगर आप मीडियन ले लो, मीडियन यानी क्या, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करना है, तो ये बाइसेक्ट ही तो हो रही है सारी साइड, तो यहीं पे आपका क्या बन जाएगा, ये सेंट्रोइड जी बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आई की डेफिनेशन भी लगा दूं, इन सेंटर की भी, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल अगर आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंसी की वजह से इक्वल आएंगे। 9th-10th में आप कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ये पढ़ चुके हो, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस मतलब एंगल बाइसेक्टर भी है, ये तो क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो आपका इन सेंटर भी यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो लाइन है अब एक्चुअली कैसे लग रही है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या चेंजेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसकी हम बात करते हैं। आइसोसेलेस में देखो अगेन ABC की मैं बात करता हूं, ये और ये साइड हम इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। यहां से मैं क्या ड्रॉ करता हूं, मैंने ड्रॉ कर लिया एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो ये दोनों साइड काफी इक्वल सी है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्चुअली, तो ये परपेंडिकुलर ही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाता है। तो इसी लाइन पे आपको दो चीजें मिल गई, यही लाइन आपकी मीडियन भी बन जाती है, यही लाइन आपको एंगल भी दे देती है, सिर्फ ये वाली लाइन, ठीक है। इक्विलेटरल में क्या था, तीनों ही आप यहां से वर्टिस में से ड्रॉ करोगे तो तीनों ही आपको सब कुछ दे देती थी, लेकिन यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली सिर्फ एक लाइन, जहां पे मैंने बोला है कि बाकी की दो इक्वल साइड से थर्ड साइड इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये लाइन सब कुछ है, ये आपका क्या है, मीडियन भी है, समझना बड़े ध्यान से, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है, ऑल्टीट्यूड भी जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर। तो इन सब से मैं ऐसे बोल सकता हूं क्लियरली कि यही अगर सारी चीजें हैं तो इसी पॉइंट पे मुझे इसी लाइन के ऊपर मेरा मीडियन यानी सेंट्रोइड मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से हमें क्या मिलता है, यस, सरकम सेंटर मिलता है, वो भी यही इसी लाइन के ऊपर मिलेगा, क्योंकि जब तीनों के लिए आप कुछ लाइंस ड्रॉ करोगे तभी तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। लेट्स से हम बात करते हैं मीडियन की, यहाँ पे सबसे पहले मीडियन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कुछ अलग कलर से ड्रॉ करके देखते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे मीडियन ले लूं इस तरह से, तो ये मीडियंस मिलेंगे, यस। तो देखो ये वाला जो पॉइंट होने वाला है दैट इज योर जी, सेंट्रोइड वाला पॉइंट, यस बिल्कुल सही है। अगर मैं क्या ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना चाहूं, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। इसको यहां से मैंने मान लो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर लिया इस तरह से, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूं तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा। तो देखो ये मेरा O पॉइंट हो गया ऑर्थो सेंटर के लिए, ये मेरा G पॉइंट हो गया किसके लिए, सेंट्रोइड के लिए। आई थिंक अब आपको बात थोड़ा सा समझ में आ रही है अच्छे से। देखो ये मेरा जो पॉइंट है ऑर्थो सेंटर हो गया, ये मेरा सेंट्रोइड का G पॉइंट हो गया। और हमें पता है भाई, क्या पता है, एक रिजल्ट देख लिया हमने यहाँ पे 2:1 में क्या होता है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो ONGC, कहीं आपका जो C पॉइंट होगा सरकम सेंटर वाला, वो यहां पे आपको लाई करता हुआ मिल जाएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, यस, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट से, C वाले पॉइंट से ही होके जाएगा। यहां के लिए आप ड्रॉ करना चाहो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यहीं पे मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सारे जो पॉइंट्स है देखो OGC, आप जिसकी भी बात करो, इन सेंटर की भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो सारे पॉइंट्स एक्चुअली आपको इसी लाइन पे मिलने वाले हैं, बस ये इस पॉइंट का
कहना है। बट मैंने समझाया आपको कि ये चीज़ कैसे हो रही है, वरना तो फिर रट्टा लगाना तो सबको ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है अच्छे से। अब इसके ऊपर से कुछ एग्जाम्पल्स है ये सारे रिजल्ट्स के ऊपर से, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्थो सेंटर एट 1,1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,1 आपका क्या हो गया, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। एंड सर्कम सेंटर गिवन है, देन फाइंड सेंट्रॉइड। देखो अ ट्रायंगल हैज इट्स ऑर्थो सेंटर। अब क्लियर सी बात है, हमने अभी रिजल्ट में पढ़ा कि आपका जो ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, सेंट्रॉइड है, ये तीनों ही क्या होते हैं, कोलीनियर होते हैं। देखो यहाँ पे कोलीनियर एंड 2:1 वाला रेशियो है। तो क्लियरली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ONGC। तो यहाँ पे आपका G सेंट्रॉइड आ जाएगा, सर्कम सेंटर का पॉइंट C आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या ड्रॉ कर दिया, तीनों को कोलीनियर बता दिया, ठीक है। आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स x, y फाइंड करने हैं। सर्कम सेंटर इज नथिंग बट 3/2, 3/4। रेशियो पता है हमें 2:1 होने वाला है। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया। लेकिन अगर किसी को ये वाले रिजल्ट नहीं पता थे तो वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, कितना भी वो कर ले वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ऐसे रिजल्ट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। देखो कैसे लगेगा, यहाँ पे एक एरो ऐसे और एक एरो इस तरह से। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 यानी 2 × 3/2 प्लस nx1 यानी 1 × 1 अपॉन m प्लस n यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गया, 3 + 1 4/3 हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x हो गया, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में अगर फाइंड करना चाहूँ क्या करेंगे, अगेन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो मुझे कैसे याद हो रहा है, ये वाली टेक्निक लगाओ यार, बहुत ईजी है। तो देखो 2 × 3/4 प्लस में 1 × 1 अगेन अपॉन में 2 + 1 अगेन 3 ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हो गया 2 × 2 = 2/2, 2 × 1 = 2 + 1 3, 5/6 आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है। मैंने बोला कि पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। ये थोड़ा सा लेवल ना थोड़ा सा ऊपर है, #J लेवल का क्वेश्चन इसे बोल सकते हो, है नहीं लेकिन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे रिजल्ट यूज होने वाले हैं। यहाँ पे आपको फाइंड करके दे देना है सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ही करवा रहे हुए एग्जाम्पल्स, और आपने तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बताई जैसे सेंट्रॉइड और उन सब में बताई थी, यहाँ पे तो है ही नहीं। नहीं, आपको कुछ लॉजिक्स पता है, उन्हीं लॉजिक्स का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसका होता है, ट्रायंगल का होता है, और आपको 2 वर्टिसेस गिवन है। तो सबसे पहले ना रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल ही जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑर्थो सेंटर इसका, अगेन भाई फॉर्मूला तो पता नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, पता चलेगा पता। देखो ये आपका ए पॉइंट मान लो जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स 2,3, और पॉइंट सी वर्टेक्स सी जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है, जिसे हम x, y मान लेते हैं, ठीक है, थर्ड वर्टेक्स। और 5/3 and 3 इज योर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, यहाँ पे G, जो क्या है 5/3, 3। अब क्या करोगे आप, आपको सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला पता है x और y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। x कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू तीनों ही x वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट का एवरेज, यानी कि 0 + 2 + x/3, जो अल्टीमेटली आपको क्या दे देगा, यस यहाँ पे आपको 3 गया, 5 - 2 यानी अल्टीमेटली x की वैल्यू तो 3 ही है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट यानी 3, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, तीनों ही y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज, 1 + 3 + y/3 कर दो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 9 - 4 यानी 5 हो गया। तो y की वैल्यू भी मिल गई, यानी 3/3, 5 आपके वर्टेक्स सी की यस कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो एक हमें मिल गया आंसर। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला तो है ही नहीं, लेकिन 3 वर्टेक्स है और कुछ लॉजिक है हमारे पास। मैं सर्कम सेंटर की बात करूं, भाई सर्कम सेंटर कब होता है, ठीक है, अगर आप इस तरह से ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स में से क्या करो, यस एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो उसे हम सर्कल कहते हैं। और उसी सर्कल का जो सेंटर है, लेट्स से हम कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा सर्कम सेंटर होगा कोई P, ठीक है। अब C क्यों नहीं ले रहा सर्कम सेंटर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पॉइंट C है, ठीक है। कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है h, K,
ठीक है, वो आपका सरकम सेंटर है। अब सरकम सेंटर कहता क्या है भाई, ये रेडियस हो गई। अगर मैं पीए ड्रॉ करूं, अगर मैं पीबी ड्रॉ करूं, या फिर अगर मैं पीसी ड्रॉ करूं, ये सारी क्या है, सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, तो उससे मैं कुछ फाइंड कर सकता हूं अच्छी तरह से। यस, तो यहां पे ऐसा मैं बोल सकता हूं, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। ये तो क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो मैं इसे आर ले सकता हूं। तो अगर मैं स्क्वायर भी कर दूं सबका तो भी सही बात है। अगर मैंने ये सब लिखा है पी ए पी बी, तो ये तो क्या है, डिस्टेंस है ना, पॉइंट पी से ए तक का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, मिल जाएगा। अब यहां मैं आर की बात कर रहा हूं, यानी सरकम रेडियस। तो एक बार आपको 2018 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन में, आपको यही कुछ टाइप की सिमिलर चीजें गिवन है वहां पे, और बोला है कि सरकम रेडियस फाइंड करके दे दो। वहां पे आपको सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर की बात नहीं कही है, आपको वर्टेक्स बोल दिया गया है और बोल दिया गया है फाइंड करके दे दो सरकम रेडियस। तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देनी है डिस्टेंस की, इक्वेशन आए उसको सॉल्व कर देना है, तो रेडियस मिल जाएगी। कैसे, देखो पीए क्या होगा, व्हाट इज पीए, एच माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, के माइनस 1 का स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही तो होती है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलो पी बी स्क्वायर क्या होगा, एच माइनस 2 के माइनस 3, एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्क्वायर रखा है, वरना रूट करना पड़ता। चलो यहाँ पे पी सी क्या होगा, पी माइनस एक्स मत करना, आपको पी एच माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस क्या है, के माइनस 5 का होल स्क्वायर, के माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दो। 1 एंड 2 को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो इसको और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब यहां पे प्लस नहीं है, यहां पे क्या है, इक्वल टू समझना, नॉट इक्वल टू नहीं है, दिस इज योर इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू दिस, ठीक है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तीनों चीजें इक्वल है और वो सब किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करो, एच स्क्वायर जाएगा, के स्क्वायर जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस 2k प्लस 1 इसके लिए, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर के स्क्वायर चला गया, माइनस 4h प्लस 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पे मिलेगा माइनस 3 टू जा माइनस 6k प्लस का 9, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एच स्क्वायर के स्क्वायर सब हटा दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस 6k यहाँ आ गया, तो अल्टीमेटली 4k प्लस 4h, ये 4h भी यहाँ आ गया, 9 प्लस 4 13 माइनस 1 12 हो गया। सिंप्लीफाई करो, k और h सब 4 कॉमन ले लो, तो k प्लस h इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन मिल गया। यस बिल्कुल सही है। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो ये मिल गया। अब अगर मैं अगेन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर दूं, समझना 1 एंड 3 इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, अगेन एच स्क्वायर जाएगा, के स्क्वायर और के स्क्वायर चला जाएगा। चलो 1 का स्क्वायर 5 25, 3 का स्क्वायर 9 25 प्लस 9, फिर माइनस करके आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपका जो आंसर है दैट इज 6h प्लस, कैलकुलेशन करेंगे तो 8k, हाँ 6h प्लस 8k इज इक्वल टू 33, ये आ जाएगा। ठीक है, आपको खुद सॉल्व करना है, जेई एस्पिरेंट हो भाई, इतना सा सिंपल इक्वेशन तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो देखो एक इक्वेशन ये मिला, यहाँ पे एक और इक्वेशन इस तरह से मिल गया, समझ रहे हो मेरी बात, ये दोनों इक्वेशन मिले। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूं अच्छी तरह से तो मुझे k मिल जाएगा, h मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारा ये यस जो हमने अज्यूम किया था सरकम सेंटर h, k वो मिल जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर। चलो सॉल्व करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विथ 6, तो 6k प्लस 6h, 6k प्लस 6h इज इक्वल टू 18। इसको माइनस कर दो यहाँ से, 6h प्लस 8k इज इक्वल टू 33, कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस 2k इज इक्वल टू 12 3 15, ओके माइनस का 15, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 15/2, k की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8k कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8k बचेगा 8 माइनस 6 2h बचेगा। देखो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 8k प्लस 8h इज इक्वल टू 24, और यहीं से ये माइनस कर दो, 6h प्लस 8k इज इक्वल टू 33, तो माइनस
देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8k और ये 8k चला गया, 2h इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 9 मिलेगा, -9। तो h की वैल्यू क्या हो गई, -9/2। इस तरह से आपको h और k मिल चुका है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, देखो p h k इज नथिंग बट -9/2 15/2। और ये तो क्या है हमारा सरकम सेंटर जो हमें फाइंड करना था। तो विदाउट एनी स्पेशल फॉर्मूला ऑफ सरकम सेंटर वी हैव फाउंड दिस। कहाँ से भाई, सिंपल लॉजिक्स लगा के, सर्कल में रेडियस। अब यहीं पे मुझे बोला है कि अगर सर्कम रेडियस फाइंड कर दो तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है। ये वाले जो पॉइंट्स है ना, -9/2 एंड 15/2, आप क्या करो, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दो h और k की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। ये सब तो किसके बराबर है, ये पूरा तो r² के बराबर है, तो आपको रेडियस मिल जाएगी। इस तरह से आप मेंस 18 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर। भाई ऑर्थो सेंटर तो पता है हमें, देखो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर, जिसे हम C कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने P लिया है। तीनों ही कैसे होते हैं, कोलिनियर 2:1 रेशियो में ये डिवाइड कर देता है। ऑर्थो सेंटर क्या है आपके पास, फाइंड करना है, x1 y1 ले लेते हैं। ये सेंट्रॉइड G तो है 5/3, 5/3 आ गया, यस क्लियर है। P क्या है, -9/2 एंड 15/2। अब सॉल्व कर लो इसे, चलो सॉल्व करते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 5/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2:-9/2। तो अल्टीमेटली -9 प्लस 1x1 यानी x1 मिला, अपॉन में क्या मिलेगा, 2 + 1 3 हो गया। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। इसी तरह मैं अगर y कोऑर्डिनेट यानी y1 फाइंड करना चाहूँ तो कैसे मिलेगा, जो होगा 3 के बराबर। y कोऑर्डिनेट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × समझना। अब हमने यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दी है, देखो हमने कुछ गड़बड़ की है। x1 कोऑर्डिनेट सही है, ओके, y कोऑर्डिनेट भी सही ही है यहाँ पे, 2 × 15/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 × y1, तो अल्टीमेटली 15 हो गया, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, 3 3 = 9, y1 इज इक्वल टू 9 - 15 यानी -6 हो गया। तो देखो हमें मिल गया यहाँ पे, ये जो सेंटर था ऑर्थो सेंटर, उसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए दैट आर 14, -6। तो ऐसे आप यस रिजल्ट्स का यूज करके, अब जिसको नहीं पता था 2:1 कहाँ से आया, रिजल्ट हमने देख लिया है ऑलरेडी यहाँ पे, कोलिनियर 2:1। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखा, सिमिलर ऐसा वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके आप ऐसा सेम देखो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिंपली डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है कि आएगा आपको, ठीक है। देखो तो ये #J लेवल का आप इसे क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब आपका जो टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको बेसिक से डिस्कस करेंगे इसको। अब देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ना बहुत डिफरेंट फॉर्मूलाज है। पहले बात करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है जब आपके पास बेस और हाइट हो। आपने एक 9th स्टैंडर्ड में हेरन्स फॉर्मूला पढ़ा है, S - A S - B S - C, ठीक है। जब आपके पास साइड की लेंथ्स गिवन हो डिफरेंट और आपको एल्टीट्यूड या फिर जो परपेंडिकुलर हाइट है वो नहीं पता है, आपको क्या पता है, यस पेरीमीटर पता है, तब आप ऐसा फॉर्मूला यूज करते थे एरिया के लिए। अब क्या है, अब आपके पास है, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 y1, लेट्स से इस तरह से मैंने ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है, a x1 y1 b x2 y2 और यहाँ पे c x3 y3, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, वर्टिसेस है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तब आपको एरिया फाइंड करना है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ये आप ऑलरेडी यस 10th में पढ़ चुके हो भाई, 10th में पढ़ चुके हो। इसको याद कैसे करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 हाफ लेके ही चलना है, ठीक है। हाफ ऑफ मॉड्यूलस है, ठीक है, ये क्या है, मॉड है, क्योंकि हम जो भी एरिया आएगा, ठीक है, इसका जो एरिया आएगा हम एक्चुअली उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, इसीलिए हमने मॉड लिखा हुआ है यहाँ पे। x1 y2 - y3 यानी x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर क्या करना है 1 को छोड़ के 2 3, फिर x2 लिखना है 2 को छोड़ के
3 1, देखो इसी तरह से तो लिखा है, और x3 लिखा है, फिर क्या लिखा है 1 2। आप ऐसे ही याद रखो इसको, x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, और x3 कौन से बच गए, 1 और 2 बच गए, तो y1 माइनस y2। तो अगर किसी को ये याद नहीं रह रहा है तो उसकी भी टेक्निक है। पर ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर 10th में नहीं समझा है तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं, प्रूफ नहीं करेंगे इसको। देखो ए बी सी, ये अगर डी, ये ई और ये एफ पॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है। अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है तो क्या आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ये इस तरह से, समझना बड़े ध्यान से। मैं अगर ये जो पर्पल कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, वो मुझे क्या देगा, ये एरिया देगा कि नहीं, लेकिन ये तो क्या है, दो पैरेलल लाइंस है। एक्चुअली ये मुझे एक, यस, इक्विलेटरल नहीं भाई, ट्रपीजियम, यस ट्रपीजियम, क्वाड्रिलेटरल है ये, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया देगा इस तरह से। देखो फिर से थोड़ा कलर चेंज करेंगे तो ज्यादा आइडिया आएगा। ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है, एक ट्रपीजियम है, ट्रेपीजियम, ठीक है, ए बी ई एफ। तो अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना है तो मैं ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम ए बी ई एफ ए, या फिर ए बी ई एफ, इसका एरिया फाइंड कर लूं, प्लस उसमें ये एरिया भी जोड़ दूं। समझना, अब कलर चेंज करके फिर के इसको ड्रॉ करते हैं, ये वाला एरिया भी मैं इसे जोड़ दूं, ठीक है, ये ऊपर वाला रेड एरिया भी, नीचे वाला, तो इन दोनों का एडिशन कर लूं, प्लस ट्रपीजियम कौन सा वाला, बी सी डी ई, इन दोनों को ज्वाइन कर लूं। लेकिन ये तो मुझे दो ट्रपीजियम मिल रहे हैं, ऊपर वाला एरिया ही चाहिए मुझे, नीचे वाला तो चाहिए ही नहीं। तो मैं नीचे वाले एरिया को माइनस कर दूं, ये वाला एरिया इतना, ये एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे अल्टीमेटली ये सिर्फ ऊपर का एरिया यानी ट्रायंगल का एरिया मिल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात, मुझे ये वाला एरिया ट्रायंगल का अल्टीमेटली लास्ट में मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ए सी डी एफ वाला माइनस एरिया ऑफ ट्रपीजियम कौन सा वाला, देखो यहाँ पे ए सी डी एफ को माइनस कर दो अगर आप, तो आपको अल्टीमेटली ये ट्रायंगल जो है वो मिल जाएगा। अब आपको भी ये पता है, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं ट्रपीजियम का एरिया, 1/2 इंटू, यस, जो पैरेलल साइड है उनका सम इंटू एल्टीट्यूड का सम। तो ऐसे आप चाहे तो कर सकते हो, प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद कर लो फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रह रही है तो एक अच्छी सी और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं स्टेयर मेथड, ठीक है। क्या कहते हैं हम, स्टेयर मेथड कहते हैं ट्रायंगल की एरिया को फाइंड करने के लिए। अब देखो स्टेयर मेथड भी बहुत ही ईजी है। अगर आपको x1 x2 y1 y2 और x3 y3 ये सब पता है, ठीक है, x2 y2 समझ लेना, ठीक है। तो देखो ये अगर तीनों पॉइंट्स गिवन है तो आपको करना क्या है, एरिया फाइंड करने के लिए भाई करना कुछ भी नहीं है, पहले तो मॉड्यूलस ले लो इस तरह से, ठीक है, 1/2 पुट कर दो, उसके अंदर कुछ इस तरह से और दो सीढ़ियां लगा दो। देखो स्टेयर मेथड सीढ़ी बनानी है, कौन सी सीढ़ी बनानी है, वर्टिस इसकी सीढ़ी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और अगेन जो फर्स्ट पॉइंट रखा वो अगेन x1 y1 पुट कर दो। ये फाइंड कर लोगे मतलब आंसर आ जाएगा। भाई इसमें कैसे करना है, ये भी बहुत सरल है, काफी इजी है। देखो यहां से बस आपको एरो लेके जाने हैं, एरो लेके जाओ इस तरह से, कहां तक, लास्ट टर्म तक। देखो अब इसका क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 तो रखना ही है यहाँ पे। देखो फिर क्या करोगे, x1 y2 प्लस करते जाओ x2 y3 प्लस x3 y1 हो गया। अब इसमें से सबट्रैक्ट कर देना है आपको। क्या सबट्रैक्ट करना है, ये वाली लाइंस नीचे से स्टार्ट करो, x1 y3 फिर यहां से x3 y2 और x2 y1 ऊपर तक चले जाओ, x3 y2 प्लस x3 y2 प्लस में x2 y1 इस तरह से अगर आप कर दोगे तो आपको अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। तो अगर किसी को ये याद नहीं रह रहा है तो आप क्या करो, स्टेयर मेथड का यूज करो। स्टेयर मेथड काफी इजी है। यहाँ पे आपको जो भी मान लो आपको गिवन है, कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 2 2 3 5 6 ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप x1 y1 x2 y2 में
याद करने में, फॉर्मूला याद करने में या फिर पुट करने में, जब पुट करना चाहोगे x1 y1 से तब गलती कर दो, लेकिन यहाँ पे तो गलती होने के चांसेस है ही नहीं, बहुत ही कम चांसेस है। तो दिस इज कॉल्ड योर स्टेयर मेथड। अब इसके अलावा एक और मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। जो आप फिजिक्स में समझे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब हम वेक्टर्स का, ठीक है, तब हम निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके अंदर हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। फिजिक्स में आप समझते हो या फिर आपका 12th में चैप्टर है, ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वहां पे भी समझ लेते हो, ठीक है। नहीं पता किसी को तो बता देता हूं, इस तरह से होता है I J K कैप, ठीक है, I कैप, J कैप एंड K कैप, इस तरह से उसका सिंबल होता है, ठीक है। A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस तरह से अगर है आपके पास, ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकालते हैं, 3x3 से बोलते हैं, ठीक है। तो आई कैप वैसे ही रखते हैं, फिर ये जो है उसका माइनस ले लेते हैं, ये प्लस माइनस एंड प्लस, जिसको नहीं पता है, काफी सारे बच्चों को पता ही होगा, ठीक है, माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है देखो, A2, अब इस लाइन में जो भी है हम I ले रहे हैं, तब फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को नेग्लेक्ट कर लो, A2 इंटू B3, A2 B3 माइनस कर दो B2 A3, माइनस B2 A3, ये कर दिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह अगर मैं माइनस प्लस ही लेना है, ठीक है, माइनस जे कैप आया तो क्या करना है, इसको छोड़ दो, यानी कि जे कहाँ पे है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो इन दोनों को भूल जाओ। जो बचा गया आपके पास, A1 B3 मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो B1 A3, ठीक है, A1 B3 माइनस कर दोगे B1 A3, इसी तरह से के कैप में भी क्या करोगे, के कैप कहाँ पे है, यस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम को भूल जाओ, फर्स्ट रो को भूल जाओ, बचा क्या, A1 B2 माइनस B1 A2, क्या करोगे, A1 B2 माइनस B1 A2, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्म है लिखने का। तो मैं बोलना चाहूँ, अगर मैं क्या बोलना चाहूँ, अगर मुझे ट्रायंगल के लिए लिखना है तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। एरिया क्या ऐसे मिलेगा आपको, देखो, एरिया इज इक्वल टू 1/2, क्या ले लेना है, आई कैप जे कैप के बदले आपको x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, और उसके बाहर हमने क्या पुट कर दिया, मॉड पुट कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस तरह से, देखो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो सेम ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। देखो अब मैं जो इसके लिए एग्जांपल्स करूंगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एक स्टेयर मेथड से करेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूंगा। और ये तो आप 10th में सीख चुके हो, ये याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कुछ ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टेयर मेथड याद करो अच्छे से, और ये भी मैं कहता हूं याद कर ही लो। इसके इन दोनों का यूज करके ही हम एग्जाम्पल समझेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो समझ लिया, लेकिन मैं एरिया ऑफ पॉलीगोन बोलूं तो क्या करोगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन की अगर मैं बात करूं आपसे, जहां पे पॉलीगॉन में तो बहुत सारे वर्टिसेस होते हैं, ट्रायंगल में तो सिर्फ 3 होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस स्टेयर मेथड को एक्सटेंड कर सकते हो। जहां पे हम 3 पॉइंट लिखते थे, इसमें पॉलीगॉन में जितने वर्टिसेस है उतने सारे ही हम वर्टिसेस लिखेंगे। देखो कैसे, आप ऐसे याद रखो, ठीक है, ऐसे तो मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, वैसे बोल दो दिया, लेकिन ऐसे नहीं याद रखो, स्टेयर मेथड से ही इसको याद रखेंगे। देखो अगर आपके पास हेक्सागोन है, सोचो इस तरह से 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5, और ये 6, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये क्या है, हेक्सागोन, हेक्सागोन। तो अगर आपको इसे लिखना है, एरिया निकालना है, एरिया इसका निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे, देखो 1/2 पुट करोगे, मॉड है ये बाहर पे, और आपकी स्टेयर मेथड क्या कहती है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, और कितने होंगे यहाँ पे, x1 x2 y2, अल्टीमेटली 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएंगे,
x6 y6 वाला पॉइंट आ जाएगा। यस, तो कहां तक जाओगे आप, x6 y6। क्या यहाँ पे आके स्टॉप हो जाओगे? नहीं, मैंने क्या बताया, फर्स्ट वाला पॉइंट अगेन आपको रिपीट कर देना है, x1 y1। बस फिर ऐसे एरो लगाते जाओ, ठीक है। क्या करोगे, एरो लगाते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके पॉलीगॉन का एरिया भी आपको मिल जाएगा। x3 y4, x4 y5, x5 y6, x6 y1। ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करके देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1/2 x1 y2 x1 y2 प्लस x2 y3 एंड सो ऑन। कहां तक जाओगे, x6 y1 x6 y1 तक चले गए। माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे, x1 y6 x6 y5 x1 y6 प्लस x6 y5 x6 y5। अल्टीमेटली कहां तक जाओगे, ये x2 y1 तक चले जाओगे आप, x2 y1। तो देखो यहां पे भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस पुट कर दो जो भी वैल्यूज है आपके पास और ऐसे सॉल्व कर दो। तो ये स्टेयर मेथड काफी अच्छी मेथड है आपके लिए। इसके ऊपर से कुछ एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते, पॉलीगॉन के लिए हम एग्जाम्पल कम देखेंगे, ट्राइंगल के लिए देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली पॉलीगॉन आपको क्या बना के देता है, देखो ये आपको ट्रायंगल ही तो बना के दे रहा है। देखो तो मैं तीनों ही ट्रायंगल का एरिया, चारों ही ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड करने आ जाए, अलग से मैं फाइंड ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। A1 A2 A3 चारों को ऐड कर दो, आपको पॉलीगॉन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो हमें बनते हैं लॉजिकली ट्रायंगल के लिए यूज करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत कम नहीं होगा मेरे हिसाब से कि 5 वर्टिसेस दे दी और बोल दो पेंटागन का आप एरिया फाइंड करके दे दो। ऐसे जेईई में क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़े लॉजिकल, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में यूज होंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन क्वेश्चन में ज़रूर यूज होने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब इसके लिए। प्रॉब्लम नंबर 3 है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आपको गिवन है। 3 कोऑर्डिनेट्स है, 6,3 -3,5 4, -2 एंड P इज पॉइंट x, y। 4 कोऑर्डिनेट हो गए, पहले 3 और चौथा P हमारा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल PCB एंड ABC। तो देखो क्लियरली आपको ये नहीं बोला है कि एरिया निकालो, आपको रेशियो बोला गया है। और रेशियो भी कौन सा है, देखो PCB का, मतलब ये पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट C, दिस इज योर पॉइंट B, ठीक है। PCB की अगर मैं बात करूं, PCB एरिया ऑफ PCB कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? क्या मैं फॉर्मूला याद करूं? मैं क्यों झंझट करूं याद करने की? हालांकि मुझे याद है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 और y1 - y2 मुझे याद है। क्या मैंने गलत बोला? फिर से बताता हूं, x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 एंड x3 y1 - y2। हाँ मैं सही हूं, ठीक है। चलो गलत बोल दिया हो तो देख लेना। चलो तो यहां पे मैं याद नहीं करूंगा, मैं स्टेयर मेथड लगाऊंगा। 1/2 पुट कर दो, आपको PCB बोला है ना, तो P क्या है, x, y, तो P x, y। फिर क्या है PCB, तो C के कौन से पॉइंट है, 4 -2 -3 5, PCB हो गया। PCB और अगेन जो पहला पॉइंट है XY वो पुट कर दिया, मॉड लगा दिया, खत्म। यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इस तरह से 1/2 तो वैसे ही रहेगा, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, -2x + 20 -3y, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके इस तरह से ऊपर जाते हुए जाना है आपको, मतलब 5x 3 2 6 +6 हो जाएगा, 4 × y 4y हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको मॉड्यूलस तो है ही, मॉड तो रखना ही है, ठीक है। 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया मैंने, तो 1/2 हो गया। -2x -5x क्या हो जाएगा, दिस इज योर -7x 20 प्लस क्या हो जाएगा -6 यानी प्लस का 14 -3y -4 मतलब -7y हो गया। ये चीज मिल गई। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से मैं नेगेटिव निकाल लूँ तो ऐसे भी मैं सोच सकता हूँ, मैंने -7 कॉमन निकाल लिया, लेकिन वो मॉड पॉजिटिव कर देगा और बाहर +7 दे देगा। यस, अंदर क्या बचेगा, x + y -2 बचेगा। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो हमें एरिया मिल गया,
एरिया ऑफ पीसीबी, एरिया ऑफ क्या मिल गया, पीसीबी। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ एबीसी के साथ उसका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ एसीबी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है, ए बी सी। चलो वो भी सेम स्टेयर मेथड से मैंने बताया कि मैं दोनों ही चीजें करवाऊंगा, ये स्टेयर भी और डिटर्मिनेंट वाला भी। अगेन 1/2 पुट करेंगे, जो भी आपके पास ए बी सी के तो क्लियर सारे ही गिवन है, 6 3 - 3 5, 6 3 - 3 5 एंड 4 - 2। अगेन लास्ट में जो आपको सेम पहले जो पुट किया वही पुट करेंगे। 1/2 हो गया, यहाँ पे मॉड रख दो, 6 5 = 30, इस तरह से जाना है आपको। 30 3 2 = 6 पॉजिटिव एंड 4 3 = 12। माइनस कर दो, क्या करोगे, 6 2 = -12, यहाँ पे हो गया -12, प्लस में 4 5 = 20 एंड -3 3 = -9, ये हो गया। चलो यहाँ पे मॉड लग गया, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, आंसर क्या आएगा देखो, 30 + 18 48 हो गया यहाँ पे। 48 माइनस में -21 + 1, मतलब ये अल्टीमेटली 1 हो गया। अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट 49/2। तो ये जो एरिया आया और ये एरिया आया, रेशियो ले लो। तो इसके एरिया ऑफ रेशियो, चलो पीसीबी बाय एबीसी का रेशियो ले रहा हूं, ये एरिया ही है, ठीक है, समझना ये क्या है, एरिया ही है और कुछ नहीं है। तो क्या है आपके पास, x + y - 2/2 है, 7/2 है, ठीक है। और डिवीजन में क्या है आपके पास, लेकिन ये मॉड में है, ठीक है, ये मॉड्यूलस में डिवाइड में है 49/2, 49/2, 2 2 चला गया, नीचे 7 आ गया, तो x + y - 2 का मॉड बाय 7। तो दिस इज योर रेशियो, दिस इज योर आंसर। कैसे लेकर आए हम, विदाउट फॉर्मूला, स्टेयर मेथड का यूज करके। अब क्या है क्वेश्चन आपके पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बन के आता है जेई मेंस का क्वेश्चन, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन, जून 24 जून का। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, लेकिन लॉजिक ही लगाना है छोटा सा। देखो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, आपको जो वर्टिसेस गिवन है ए बी एंड सी और उसका एरिया भी गिवन है, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, मतलब मैं फॉर्मूला लगा के इक्वल टू में फॉर्मूला रख सकता हूं। बोला क्या है, द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स बोले गए हैं कोलिनियर, और फाइंड करके दे दो बीटा। अब देखो ध्यान से, 1 अल्फा, अल्फा 0 0 अल्फा, अगर मुझे ये अल्फा मिल जाए, ये वाले अल्फा को मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे बीटा मिल सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी दिख रही है मुझे, ठीक है। चलो तो क्या है, तीनों पॉइंट्स है, अब तीनों पॉइंट्स का अगर एरिया निकालना है तो या तो स्टेयर मेथड यूज करो, लेकिन मैंने कहा था मैं दोनों ही मेथड करवाऊंगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाली मेथड लगाते हैं। तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू आपका जो भी पॉइंट है 1 अल्फा, देखो कैसे रखा था हमने फॉर्मूला में, देखो यहाँ पे हमने x1 y1 फिर 1 पॉइंट पुट करना है, x2 y2 1। अब ये कैसे आया कि 1 1 क्यों आ रहा है भाई, ये स्टैंडर्ड केस है, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। क्यों आ रहा है वो मत सोचो आप, x1 y1 1, x2 y2 1, मतलब तीनों ही पॉइंट रखो और 1 1 1 रखो, ऐसे रखो, या फिर x1 y1 1, ऐसे जैसे भी आपको याद रखना है। अल्टीमेटली तो आंसर यही देने वाला है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x1 y1, देखो x1 y1 1, x2 y2 अल्फा 0 1, x3 y3 0 अल्फा 1, ये पुट कर दिया। 1/2 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसके बाहर तो आपका मॉड्यूलस है ही। देखो तो कैसे करना है, 1 पहले लेना है, आई कैप जे कैप को याद करो, आई थिंक फिजिक्स में आपने समझा ही है और ऑलरेडी आपने शायद सीख चुके होंगे, आई जे के प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस अल्फा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है 1, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 0 × 1 0 माइनस अल्फा हो गया, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दो, अल्फा × 1 0 × -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा ही हो जाएगा। 1 यहाँ पे छोड़ दो, अल्फा × अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 0 × 0 0 हो गया। तो देखो आंसर क्या मिल रहा है, लेकिन 1/2 भी तो है बाहर, बाहर क्या है 1/2, और एक्चुअली यहाँ पे क्या है मॉड था, लेकिन एरिया की वैल्यू मेरे पास है, देखो एरिया की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे मैंने
4 पुट कर दिया, लेकिन मैं मॉड यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ? देखो एक चीज़ हमें पता है, मॉड x की वैल्यू अगर 2 है, मॉड x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? +2 या फिर -2। तो अगर मैं यहाँ से मॉड हटा देता हूँ, मैं सिर्फ 1/2 और ये चीज़ें रखता हूँ, ये बाहर वाला जो मॉड है मैं उसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, तो ये पूरी वैल्यू या तो +4 या तो -4 के बराबर होगी। यस, क्लियर? इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो ये पूरी वैल्यू मॉड हटा दिया तो +4 -4 हो सकती है, तो अल्टीमेटली 2 यहाँ चला जाएगा, तो +8 या -8 वैल्यू हो जाएगी -α प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर। तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली जो अल्फा है -α की वैल्यू प्लस और -8 या फिर अल्फा की वैल्यू -+8, कुछ भी आप बोलो, अल्फा अल्टीमेटली प्लस और -8 ही आने वाला है। ठीक है, आप मत सोचना कि माइनस का पॉजिटिव कैसे कर दिया भाई। -α अगर +- है, ठीक है, +-8 है, तो पॉजिटिव अल्फा -+8 होगा, अल्टीमेटली प्लस और -8 ही आना है। तो ये हमें मिल गई वैल्यू अल्फा की। तो मैंने यही बोला था कि अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? जी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिक ऐसे ही लगाना है आपको। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखो अब यहाँ पे ना इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलीनियर है। कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में है। कोलीनियर मतलब क्या? तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में। तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है तो क्या वो ट्रायंगल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। ये एक लॉजिक है, ठीक है। पॉइंट्स कोलीनियर है तो एरिया कैसा होगा? यस, 0 होने वाला है। तो देखो ये जो पॉइंट्स है विच मीन्स अल्फा माइनस अल्फा, फिर है माइनस अल्फा अल्फा माइनस अल्फा अल्फा, एंड थर्ड पॉइंट अल्फा स्क्वायर बीटा। क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा आर कोलीनियर, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स के लिए एरिया फाइंड कर लेता हूं, जहां पे अल्फा की वैल्यू मैं पहले +8 पुट करूंगा फिर -8 पुट करूंगा। लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू, हम अभी के लिए +8 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया कैसे मिलेगा? या फिर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं इन तीनों के लिए, डिटर्मिनेंट आप जो भी बोलो। सो 1/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। या फिर देखो एरिया 0 होगा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एरिया विल बी 0, एरिया इज इक्वल टू 0, मतलब 1/2 डिटर्मिनेंट आप जो निकालोगे यहाँ से 1/2 जो आपका डिटर्मिनेंट होगा, देखो क्या होगा यहाँ पे, अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि 8 - 8 8 और अल्टीमेटली 8 स्क्वायर 64 और बीटा 111, ये सब क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे मॉड लग जाएगा, तो अल्टीमेटली मॉड के लिए 0 मिलेगा, मतलब डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए अल्टीमेटली तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो देखो, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? अगेन सेम मेथड, 8 × 8 - 1 यानी 8 × 1 माइनस बीटा, माइनस माइनस +8 हो जाएगा। यहाँ पे निकालो -8 - 64 और लास्ट में 1 मिलेगा और -8 बीटा और -64 × 8 ये हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। यस, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सब में से 8 कॉमन ले लो, तो अल्टीमेटली आपको 8 माइनस बीटा मिलेगा, -8 - 64 मिल गया, माइनस में अगेन बीटा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो यहाँ पे ना मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये जो बीटा और माइनस बीटा हो जाएंगे 2 बीटा हो जाएंगे। यहाँ पे -64 देखो ये +8 -8 चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है -2 बीटा इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है? 2 × 64, लेकिन पॉजिटिव में 2 × 64 उस साइड लेके जाओ, तो अल्टीमेटली बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? -64। इसको सॉल्व करो यार, बहुत ईजी है। बीटा इज इक्वल टू -64 आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन सी है। अब आप सोचो कि -8 पुट करता तो अल्फा की जगह मैं पॉजिटिव ले आऊँ पहले तो, लेकिन मैं -8 लूँ तो भी आपका बीटा जो है वो -64 ही आएगा। आप कैसे भी कैलकुलेट करोगे हमेशा आपको बीटा -64
4 ही मिलेगा। तो ऐसे एरिया से क्वेश्चन आप चाहे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो, स्टेयर मेथड से सॉल्व करो, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है वो सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेंट लगाया है, आपने कुछ आंसर लेकर आ गए। कोलीनियर की एक शर्त आपको जो रिजल्ट है पता होना चाहिए, कोलीनियर है यानी एरिया 0 हो जाएगा, तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। तो जेई वाले ऐसा ही चाहते हैं कि आप लॉजिक लगाओ अच्छे से। देखो एग्जाम्पल समझ लिया, एरिया क्या होता है ये सब समझ लिया। अब क्या है लोकस, लोटस मत पढ़ना है इसको, लोकस क्या है? लोकस आपको कुछ अच्छी सी फिगर्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप सोचो कि सर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। देखो लोकस, अगर मैं रियल लाइफ के एग्जांपल्स की बात करूं, लोकस क्या है? एक कोई पॉइंट अच्छी तरह मतलब कोई पॉइंट जो है स्पेसिफिक पाथ बना रहा है, मूव कर रहा है, अगर कोई पॉइंट कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस के अंडर, ठीक है, तो उस पाथ को, उस पॉइंट का लोकस कहते हैं। समझ रहे हो? कोई पॉइंट मूवमेंट कर रहा है कुछ कंडीशंस के अंदर, उस पाथ को, उस पॉइंट का लोकस कहते हैं। यही है आपकी डेफिनेशन, लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट व्हेन इट मूव्स अंडर सम कंडीशंस। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, यहां पे एक क्या है? यस, दिस इज योर अर्थ जो घूम रही है एक स्पेसिफिक पाथ पे। अब वो स्पेसिफिक पाथ पे क्यों घूम रही है? क्योंकि साइंटिफिक कंडीशंस लग रही है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का, वो एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, एक कंडीशन हो गई जिसकी वजह से हमारा अर्थ घूम रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पाथ में। अगर इस पाथ की मैं बात करना चाहूं तो इसे हम इलिप्टिक पाथ कह सकते हैं, ठीक है, यानी या फिर मैं इसे हमारे ज्योमेट्री की भाषा में बोलना चाहूं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इलिप्स कह सकते हैं। तो ये लोकस जो है वो क्या है? इलिप्स है। इस पॉइंट का, इस पॉइंट का लोकस आपको क्या दे रहा है? इलिप्स दे रहा है। ये देखो, ये क्या है? यहाँ पे बॉम्ब फूट रहे हैं? नहीं, ये आपकी बाइक या फिर कार के अंदर जो इंजन के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन की मूवमेंट है। पिस्टन देखो ऐसे ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो लोकस बन रहा है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा, ऐसे मैं बोल सकता हूं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक पॉइंट मान लो इसे, ये एक स्पेसिफिक पाथ पे ही मूव करे जा रहा है, तो उस पाथ को ही हम लोकस कहते हैं। अब इसका ज्यादा आइडिया हम आगे आने वाले चैप्टर्स में, हर एक सर्कल्स की मैं बात करूं या फिर कोई भी आप चैप्टर में बात करोगे, लोकस वर्ड बार बार आने वाला है। लोकस और कुछ नहीं, आपको एक्चुअली में पाथ की ही बात करें, और पाथ के, इस पाथ की, चाहे वो इलिप्स हो या स्ट्रेट लाइन हो या बहुत सारे अलग अलग पाथ हैं। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूं इसका, ठीक है, बताता हूं ये क्या है। इन पाथ के इक्वेशंस की बात करता है, इन इक्वेशंस को आपको फाइंड करना है, ऐसा बोला जाएगा आपको, ठीक है। ये कौन सा पाथ है ये नहीं बोला जाएगा, इक्वेशन फाइंड करके दे दो, या फिर जो इक्वेशन आ रहा है वो किसका इक्वेशन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गए। ज्योमेट्री में हमारे एक्चुअल में कैसे बनते हैं, देखो ये क्या है, साइक्लॉइड का एग्जांपल है। ये क्या है? साइक्लॉइड। अब देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से समझते हैं। यहां से एक सर्कल घूमने जा रहा है, इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया है? स्टेडी पॉइंट ले लिया है। तो पॉइंट हमेशा एक पाथ ट्रेस करते हुए जा रहा है, एक स्ट्रेट वे में मेरा सर्कल घूमे हुए जा रहा है, ठीक है, जहां पे एक पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया है। तो वो किस टाइप का? इस तरह का सेमी सर्कल बनाते हुए जा रहा है, जिसे हम साइक्लॉइड भी बोल सकते हैं। या फिर इस तरह से मान लो मैंने एक ग्राफ लिया है, इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मैं बोल दूं मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसे इस तरफ जा रहा है, या तो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे मेरा पॉइंट मूव कर रहा है। तो ये किसका पाथ होगा? यह स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा, जहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, a, इसके जो कोऑर्डिनेट रिस्ट्रिक्शन क्या है, मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं। देखो यहां पे ना मेन है आपके पास रिस्ट्रिक्शंस, कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगेंगी? यहां पे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे भी कुछ टाइप की फोर्स लग रही है, यहां पे आपको वॉल्स दिख रही है, यहां पे ये बाहर नहीं जा सकता पिस्टन, ठीक है। तो यहां पे भी मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है आपके पॉइंट पी पे। लेट्स से दिस इज योर मूविंग पॉइंट पी। हम लोकस किसका फाइंड करते हैं? हमेशा मूविंग पॉइंट का लोकस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा मूविंग पॉइंट जो है, मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, a, a ही होगा वो,
यानी अगर मैं 1 पुट करूं तो ये भी 1 ही आएगा। तो देखो 1,1 पॉइंट यहां पे आएगा, सही बात है सर। मैं 2 पुट करूं तो यहां पे 2 आएगा, तो ये 2 है तो 2 ही आएगा। अगर मैं -1 पुट करना चाहूं तो ये -1 ही आएगा। तो देखो ये रिस्ट्रिक्शन है मेरी, ये a, मैंने क्या लगा दी है, दिस इज योर रिस्ट्रिक्शन। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, यस इसका इक्वेशन मैं बना सकता हूं। देखो कैसे, जो भी पॉइंट है ना, मैं आगे आपको क्या बताऊंगा, इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो, लेकिन यहां पे भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास भाई, a है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट भी क्या है, a है, हाँ भाई सही बात है। तो x इक्वल टू a है, y इक्वल टू a है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हाँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? सर चैप्टर तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आपने स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन है क्या समझाया ही नहीं है। समझेंगे, लेकिन आप ऑलरेडी जानते ही हो स्ट्रेट लाइन क्या है, ठीक है। आप जानते हो कि वेरिएबल की कुछ पावर है, ठीक है। आप में पॉलिनोमियल्स की मैं बात करूं, जहां पे आप रूट्स निकालते थे, ठीक है, रूट्स निकालते थे और वहां पे लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे। वो लीनियर इक्वेशन किसका था, लाइन का ही तो इक्वेशन था। तो देखो ये लाइन का इक्वेशन मुझे मिल रहा है। यस मेरी बात आपको अब समझ में आ रही होगी कि ये लोकस है, पॉइंट मेरा मूव करते हुए जा रहा है। अब इसी पॉइंट को मैं कहीं भी मूव करा सकता हूं। देखो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं कुछ, ठीक है, यही वापस आ जाओ, देखो अब वापस आ रहा है, अब समझो। देखो यहां पे अगर मैं ये भी, अगर आप आगे समझोगे, इस तरह से मेरा पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से, तो वो भी क्या है, एक लोकस बनाएगा। ये लोकस कौन सा होगा, पैराबोला, जो हमारा आगे वाला फ्यूचर में होने वाला जो हम पढ़ेंगे उसका चैप्टर है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लोकस कैसे होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए, रियल लाइफ भी, मैथमेटिकल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हर एक का लोकस मिलेगा आपको, ठीक है। जिस फिगर को आप कुछ नाम नहीं दे पाओगे उसका भी लोकस हम बना सकते हैं। अब स्टेप्स क्या है इस लोकस को फाइंड करने के, लोकस के इक्वेशन को फाइंड करने के, वो समझते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, जो मूविंग पॉइंट है, या फिर मैं कहना चाहूंगा जिस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है, लोकस क्या है, पाथ है मूविंग पॉइंट का। गॉट इट, ओके। मूविंग पॉइंट का जो पाथ है, जो लोकस है, ठीक है, उसकी ही बात कर रहे हैं। अगर उस मूविंग पॉइंट को या जिसका लोकस फाइंड करना है उसको हमेशा h, k से आप डिनोट करोगे और एक रफ स्केच फाइंड करोगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार आप ड्रॉ कर ही पाओ, कभी कभी ऐसे केस भी होंगे जहां पे आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ड्रॉ ट्राई करो कि आप रफ स्केच ड्रॉ कर सको और वहां पे कंडीशंस लगा दो, एक्सप्रेस द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। कुछ कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। कैसी कंडीशंस हो सकती है, जैसे मैंने यहां पे बोला कि आपका जो पॉइंट है वो a, फॉर्म में होगा, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा जो पॉइंट है ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, मेरा पॉइंट ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये कि ऐसा है, ओरिजिन तो आपको पता है 0,0 है, यस। आपको बोल दिया जाए कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस जो है दैट इज समथिंग 5, ले आपका पॉइंट हो गया h, k। रिस्ट्रिक्शन लग गई, तो आप रिस्ट्रिक्शन क्या लगाओगे, ये 0 to h। अब रिस्ट्रिक्शन आपके पास क्या है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 5, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो h माइनस 0 स्क्वायर, k माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, या फिर जो भी आप फॉर्मूला जैसे लगाते हो लगा लेना। फिर आपने जैसे ही इस रिस्ट्रिक्शन को पुट कर दिया तो जो एलिमिनेट करने वाली चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें आपको पता चलेंगी, अब वो एग्जांपल में पता चलेंगी। यहां पे मैं बोल दूंगा ना कि ऐसा उसको सॉल्व कर दो, ऐसे कर दो, नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं एग्जांपल क्या बता रहा हूं, ओरिजिन का सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। ओरिजिन से मेरा पॉइंट 5 के डिस्टेंस पे है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वो रिस्ट्रिक्शन लग गई इस पॉइंट के साथ। तो जैसे ही आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे आपकी पॉइंट P, H, K पे, तो आपको कुछ रिलेशन मिलेगा H एंड K का, उसमें से कुछ कुछ एलिमिनेट कर दो। अब अच्छे से आपने एलिमिनेट कर दिया तो लास्ट में जो H, K बचा उसको XY के साथ रिप्लेस कर दो। समझते हैं इसमें थोड़ा, देखो H माइनस 0 स्क्वायर प्लस K माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यस 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर हो गया।
तो देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25। क्या हो गया? 25 हो गया। तो देखो ये आपको इक्वेशन मिल गया। इस एच के को रिमूव कर दो यानी चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अल्टीमेटली आपका जो पॉइंट है वो या तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, बस डिस्टेंस आपका 5 हो गया। तो ये जो मुझे लोकस मिला, देखो अगर मैं ग्राफिकली समझना चाहूं, आपका पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, तो ये एक सर्कल का मुझे लोकस मिला। ठीक है, मेरा जो पॉइंट है वो कौन सा पाथ दे रहा है? वो सर्कल दे रहा है मुझे। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट इज सर्कल। ठीक है, वो क्या है? एक सर्कल है। अब सर्कल भी आप एक्चुअली 10th में थोड़ा सा पढ़ चुके हो। फॉर्मूला आपको पता है, सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेसिक एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि लोकस निकालते कैसे हैं। ठीक है, एक और अच्छा सिंपल एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, और कुछ एग्जाम्पल भी समझेंगे हम यहाँ पे लोकस के लिए। देखो क्वेश्चन 5 में छोटा सा ही एक चेंज है। हमने यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल कंडीशन ली थी कि यहाँ से आपका डिस्टेंस 5 है। ये मेरा कंडीशन है, ये मेरी रिस्ट्रिक्शन है कि 5 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरी कंडीशन थी। यहाँ पे क्या कंडीशन है? देखो आपका जो मूविंग पॉइंट है, जिसे हम क्या कहेंगे? यस, पॉइंट पी एच कॉमा के मान लेंगे, वही करना है। उसके लिए एक रफ स्केच करेंगे, वही आपका फर्स्ट पॉइंट है। एच कॉमा के मान लो, स्केच ड्रॉ करो। ठीक है, आपके ओरिजिन से 0,0, ठीक है, ओ पॉइंट है, यहाँ पे मान लो आपका पी पॉइंट एच कॉमा के है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज ट्वाइस, ये डिस्टेंस डबल है किसके? फ्रॉम द वाई एक्सिस। मतलब ये मेरा जो पॉइंट है उसका वाई एक्सिस से, मान लो ये एम पॉइंट होगा कहीं पे, ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ट्वाइस, यानी ये जो ओपी है दैट इज ट्वाइस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो 2 टाइम्स पी एम। अब ये डिस्टेंस जो है हम कैसे लेंगे? इस तरह से आपको ले लेना है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा आप पॉजिटिव ही लेते हो। ठीक है, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस आप बोलोगे कि आप क्या कहते हो हमेशा कि मैं 10 किलोमीटर गया था या -10 किलोमीटर गया था, आप क्या कहते हो? 10 किलोमीटर ही गए थे। तो हमने क्या ले लिया? मॉड ले लिया। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बस ये कंडीशन लग गई मेरी। अब कंडीशन क्या कहती है? ओपी। ओपी यानी क्या? ओवर पावर्ड नहीं, इंस्टा हैशटैग नहीं चलाना है यहाँ पे। h - 0 स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्वायर ले सकता हूं, लेकिन स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे 4 करना है। सिंपली आप रूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 pm क्या होगा? मॉड ऑफ pm। अब देखो m पॉइंट है, y एक्सिस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे? समझना, 0, k हो जाएंगे। यस, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है आपका? k होने वाला है। तो pm का डिस्टेंस क्या होगा? रूट ऑफ h - 0 स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस k - k स्क्वायर। यस, k - k स्क्वायर यानी ये 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन आप रिमूव कर सकते हो यहाँ पे h, और नॉट रिमूव, रिप्लेस कर सकते हो एक्चुअली h और k को विथ किसके साथ? x एंड y के साथ। आप चाहे तो दोनों साइड स्क्वायर भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? स्क्वायर भी ले सकते हो। तो देखो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? x स्क्वायर भी मैं स्क्वायर लेके एक्स वाई पुट कर दूँ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, समझना बड़े ध्यान से, 2 टाइम्स, ये क्या हो गया? स्क्वायर और रूट चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको क्या मिल जाएगा? यस, लोकस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? लोकस। पॉइंट P का जो लोकस है, जो पाथ है, उसका इक्वेशन मिल गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, काफी एक अच्छा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, इफ स्टिक ऑफ लेंथ L लेंथ की एक स्टिक है जो रेस्ट कर रही है फ्लोर एंड अ वॉल ऑफ अ रूम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रियल लाइफ एग्जाम्पल की इन्होंने बात की गई है, जो आपने शायद देखा होगा, किया होगा। यहाँ पे एक x और y एक्सिस मैंने ले लिया, इसको मैंने फ्लोर मान लिया, इसको मैंने वॉल मान लिया। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक स्टिक जो है इस तरह से वो रेस्ट कर रही है। ठीक है,
अब रेस्ट तो ह्यूमन करते हैं, ये क्यों रेस्ट कर रही है भाई? क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है। आपने कभी देखा, आप अपना फोन रखते होगे ऐसे, ठीक है, कहीं टेबल पे या कहीं पे ऐसे आपने रेस्ट पोजीशन में उसको टिका के रखा हो तो गिर जाता है, तो ये भी क्या हो रहा है, ऐसे मूव हो जाएगी, फिसल रही है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है एक मिड पॉइंट होगा इसका, उसको फाइंड करके दो जो मूव कर रहा है, यानी इस स्टिक का, ठीक है, इस स्टिक को हम मान लेते हैं ए बी, इसके मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं पी एच कॉमा के। अब स्टिक मूव कर रही है तो मिड पॉइंट भी मूव करेगा, तो उस मूविंग मिड पॉइंट का जिसका पाथ देखो यहां से इस तरह से नीचे जाएगी तो ऐसे कर्वी पाथ बन सकता है, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट है तो गिरते गिरते स्लाइड होते होते वो ऐसे जा सकता है। तो इस कर्व का आपको क्या करना है, यस लोकस, इस पॉइंट लोकस का क्या करना है, आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्या सोच सकते हो आप, अब मिड पॉइंट की बात की गई है तो मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन ले लूँ, ठीक है, तो इनके अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो मैं मिड पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। तो ये डिस्टेंस मान लो ए है, दिस इज योर डिस्टेंस बी, आप कुछ भी ले सकते हो, दिस इज योर बी डिस्टेंस, ठीक है, ये ए डिस्टेंस, ये बी डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो a कॉमा 0, दिस इज योर 0 कॉमा बी वाला पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो मिड पॉइंट, ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ h कॉमा के इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट के लिए 0 प्लस a/2 यानी a/2 हो जाएगा, एंड b प्लस 0/2 यानी b/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो a/2 b/2 क्या हो गए, h कॉमा के, यानी आपका जो पॉइंट है पी एच कॉमा के, लोकस का जो पॉइंट है वो आपको मिल गया। लेकिन हमें तो इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे? तो यहाँ पे आपको थोड़ा और आगे सोचना पड़ेगा कि ये एक क्या है आपके पास, यस ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी जो लेंथ है दैट इज L, आपको पता है, इसकी लेंथ पता है, तो आप पाइथागोरस लगा दो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a² प्लस b² इज इक्वल टू L²? यस बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसका यूज करके, पाइथागोरस का यूज करके। लेकिन हमें तो जो सारे हमारे पास जो इक्वेशन होने चाहिए वो h और k के फॉर्म में होने चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया कि जब भी आप ऐसा इक्वेशन बना रहे हो और अप्लाई करो कंडीशंस को तो आपको कुछ रिलेशन मिलेगा h और k में। और मैं तब ये भी बता रहा था कि जो जरूरी नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट यहाँ पे क्या होगा, देखो हमें a b की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे a/2 है b/2 है। तो क्या मैं इसमें ऐसे सोच सकता हूं कि a/2 अगर h है तो a की वैल्यू 2h होगी, यस, और b/2 अगर k है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k हो जाएगी, यस। तो a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मतलब मैंने इसको क्या किया, a और b को मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ। तो हमें मिलेगा 2h का होल स्क्वायर यानी 4h² प्लस b² यानी 4k² इज इक्वल टू L², विच इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या था, h और k को रिप्लेस कर दो, और 4 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, h को रिप्लेस कर दिया x के साथ, k को रिप्लेस कर दिया y के साथ, इज इक्वल टू L²। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इक्वेशन ऑफ योर लोकस। तो देखो ऐसे आपको कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, सिर्फ एक चीज लगाने से नहीं होगा, आपको और भी। अब देखो ये चीज आपको कैसे पता चली, ये चीज आपको फिगर ड्रॉ करने से पता चली। फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो काफी बार आप आंसर नहीं लेकर आ पाओगे, तो फिगर ड्रॉ करना इज मस्ट, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जेईई मेंस 2019 का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर आपको कि एक पॉइंट मूव कर रहा है इस लाइन पे। हमने क्या देखा भाई, लोकस कैसे फाइंड करते हैं, उसके एग्जांपल देखिए, ये भी लोकस का ही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ कर देते। क्यों, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करो और मूविंग पॉइंट भी गिवन है, तो किसको h कॉमा के लेंगे। हमने कंसेप्ट में क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि जो मूविंग पॉइंट होगा उसे हम h कॉमा के लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो मूविंग भी है और लोकस भी फाइंड करना है। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही तो आपको क्या करना है, आपको जिसका लोकस फाइंड करना है उसको ही h कॉमा के ले लेना है, ठीक है। तो आपके पास दो फिक्स पॉइंट है Q एंड R,
और क्या गिवन है आपको, ट्रायंगल PQR गिवन है, ठीक है, और जो पॉइंट P है वो लाइन पे मूव कर रहा है। तो इस तरह से मैं सोच सकता हूं पॉइंट PQR, ट्रायंगल PQR है, जहां पे Q और R आपके पास है 1,4 एंड 3,-2, और आपको बोला गया है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। सेंट्रॉइड कहां होता है, सेंट्रॉइड को हम जी कहते हैं, वो यहां पे ट्रायंगल के अंदर कहीं होता है, जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, इसीलिए हम इसके पॉइंट्स को H, K ले लेंगे। ये मूविंग पॉइंट है, इसको कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है, X डैश Y डैश दे सकते हो, या फिर मैं कहता हूं कि M, N नाम दे दो। हमें इसका लोकस फाइंड करना है, लेकिन कैसे करेंगे, आपको यहां पे सेंट्रॉइड के लिए एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एवरेज H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m+1+3/3, m+1+3/3, ये होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड की क्या होता है, एवरेज ही निकालते हैं हम y कोऑर्डिनेट्स की, n+4-2, n+4-2/3, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो क्या देख लो, पिछले वाला लेक्चर आप देख सकते हो। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको यहां पे m और m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आपको लोकस का इक्वेशन h, k के अंदर चाहिए। हमने क्या बताया आपको कि आपको h और k के बीच में रिलेशन निकालना है, और एक चीज ये भी बताएगी, जो बाकी की एक्स्ट्रा चीजें ना उसको रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे एक्स्ट्रा मुझे क्या लग रहा है, m और n मुझे ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 3h-4, एक हमें m की वैल्यू मिल गई, यहां पे n क्या मिल जाएगा, 3k-2 मिल गई। लेकिन हमें तो इक्वेशन चाहिए, हमें क्या मिल गया, m और n इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट P क्या है, इस लाइन के ऊपर है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं PM, n लाइज ऑन लाइन, या फिर क्या कर सकता है, इस लाइन को सेटिस्फाई कर सकता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2x - 3y + 4, क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन पे मूव कर रहा है। तो ये m और n को बस यहां पे पुट कर दो, तो 2 × 3h - 4 माइनस में 3 × n की वैल्यू। अब देखो m क्या है, x कोऑर्डिनेट है, और n क्या है, y कोऑर्डिनेट है, इसीलिए n को हम इंस्टेड ऑफ y पुट कर देंगे, 3k - 2 + 4 = 0। सिंप्लीफाई करो इसको, 6h हो गया, माइनस में 8 हो गया, -9k, फिर क्या होगा, +3 × 2 = 6 + 4 = 10। तो इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो आप लिख सकते हो 6x, क्योंकि थर्ड स्टेप लोकस जब फाइंड करना होता है तब हम क्या करते हैं, इस h और k को रिप्लेस कर देते हैं x और y से, तो 6x - 9y, और 6 + 4 10 - 8 हो गया, +2 = 0। तो दिस इज योर लोकस, जो हमें रिक्वायर्ड लोकस है वो मिल गया है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्या खत्म होता है, हमारी जो बेसिक बातें थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। एक्चुअली हमारा चैप्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम बेसिक कुछ चीजें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वो बेसिक चीजें खत्म होती हैं। अब जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा उसमें हम स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, स्लोप क्या होता है, ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। आई होप आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, लोकस, उसका इक्वेशन, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जिसमें लेकर आएंगे हम एक्चुअल स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, स्लोप है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन सब टॉपिक्स के साथ मिलूंगा। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।